ईरान क्यों हुआ आग बबूला, IAEA ने किया दगा, मोसाद के लिए जासूसी, ग्रॉसी को फांसी पर लटकाओ। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ चीन ने दिया पाक संग पक्की दोस्ती का सबूत, डेडलाइन खत्म होने से पहले बचा ली डूबती नैया। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ क्या चीन के लिए रूस को धोखा देगा ईरान। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल से संघर्ष के दौरान जिस रूस ने ईरान का खुलकर साथ दिया और इजरायली हमले के साथ साथ न्यूक्लियर साइट्स पर हुई अमेरिकी एयर स्ट्राइक की कड़ी निंदा की, उसी रूस को चीन के लिए अब ईरान धोखा देने का प्लान तैयार कर रहा है। ईरान ने रूस से 4.5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट Su-35 के लिए डील की थी, लेकिन वो चीन के 4.5वीं पीढ़ी की J-10C खरीदने की योजना बना रहा है। यही फाइटर जेट पाकिस्तान एयरफोर्स के पास भी है। ईरान को इस समय अपडेटेड फाइटर जेट की सख्त जरूरत है। हाल ही में उसने इजरायली हमले का भी सामना किया था, जो कि F-16 और F-35 जैसे शानदार फाइटर जेट इस्तेमाल करता है, जबकि ईरान की एयरफोर्स अभी भी F-4 फैंटम और MiG-29 जैसे पुराने फाइटर जेट पर निर्भर है। इनमें कई 50 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। इसलिए ईरान चाहता है कि उसे जल्द से जल्द 4.5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट मिल जाए। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया वेबसाइट के मुताबिक वैसे तो ईरान रूसी Su-35 को ही खरीदना चाहता था और इसके लिए डील भी की थी, लेकिन इसकी डिलीवरी में हो रही देरी के बाद अब ईरान का रुख चीन के J-10C की ओर हो रहा है। ईरान की सैन्य अधिकारियों का मानना है कि इजराइल कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके हमारे पास अपडेटेड फाइटर जेट होने चाहिए। वैसे तो चीनी J-10C और रूसी Su-35 दोनों ही अपडेटेड फाइटर जेट है, लेकिन J-10C एक मध्यम वजन वाला सिंगल इंजन वाला जेट है, जबकि Su-35 एक भारी और 2 इंजन वाला विमान है। अगर रडार की बात करें तो J-10C में AESA रडार है, जो Su-35 के रडार से बेहतर है। जहां J-10C में PL-10 और PL-15 मिसाइलें हैं, वहीं Su-35 में रूस के खतरनाक R-74 और R-77 मिसाइलें तैनात है। इसके अलावा सबसे Su-35 की खास बात ये है कि Su-35 में अधिक पेलोड क्षमता और इंजन शक्ति J-10C से काफी बेहतर है। J-10C को चीन के PLA ने साल 2006 में अपने बेड़े में शामिल किया था। 2025 तक चीन के पास करीब 220 J-10C फाइटर जेट है। इस फाइटर जेट की तुलना अक्सर अमेरिका के F-16 फाइटर जेट से की जाती है। अगर ईरान औपचारिक रूप से J-10C की डील करता है तो डिफेंस मार्केट के लिए बड़ा बदलाव होगा और ये रूस के लिए बड़ा झटका साबित होगा। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति पिछले कुछ वर्षों में नाजुक स्थिति है। विदेशी मुद्रा भंडार लगातार घटता जा रहा है, महंगाई दर ऊंचाई पर है और आयात निर्यात की संतुलन लगातार बिगड़ता जा रहा है। ऐसे में देश अपनी अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए लगातार अंतर्राष्ट्रीय कर्जदाताओं की ओर देख रहा है। IMF की सख्त शर्तों के कारण पाकिस्तान को न्यूनतम $14 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखना जरूरी था, जो 30 जून 2025 तक पूरा किया जाना था। इसी समय सीमा को देखते हुए चीन ने आगे आकर $3.4 बिलियन को लोन देकर पाकिस्तान की मदद की है। यह राशि सिर्फ एक आर्थिक सहयोग नहीं बल्कि एक कूटनीतिक संदेश भी है। चीन अभी भी पाकिस्तान का रणनीतिक और आर्थिक साझेदार बना हुआ है। कुछ रिपोर्ट के अनुसार केवल चीन ही नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट के अन्य वाणिज्य करदाता भी पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आए हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान को $1 बिलियन अतिरिक्त लोन मिडिल ईस्ट के कॉमर्शियल स्रोतों से मिला है, जबकि बहुपक्षीय फंडिंग एजेंसियों ने लगभग $500 मिलियन जुटाए गए हैं। इन प्रयासों का मुख्य उद्देश्य IMF की निर्धारित शर्तों को पूरा करना और विदेशी मुद्रा भंडार को सम्मानजनक स्तर तक बढ़ाना है। ये फंडिंग पाकिस्तान के लिए एक संजीवनी की तरह है, क्योंकि इनसे देश की अल्पकालीन राहत तो मिलेगी,
साथ ही एक सकारात्मक संदेश भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जाएगा। हाल ही में IMF ने भी पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर का कर्ज दिया है, जिसे भारत ने लेकर अभी चिंता जताई है। भारत का मानना है कि यह कर्ज सीमा पार आतंकवाद को पोषित करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। बावजूद इसके IMF ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान ने लोन प्राप्त करने के लिए सभी निर्धारित शर्तें पूरी की थी। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि IMF की सहायता केवल आर्थिक आंकड़ों पर आधारित होती है, न कि भू राजनीतिक चिंता पर होती है। लेकिन भारत की चिंता निराधार नहीं है। पाकिस्तान इस पैसे का इस्तेमाल सेना के काम में इस्तेमाल करता है। आपको बता दें कि 3.4 बिलियन डॉलर का कर्ज एक तात्कालिक राहत जरूर है, लेकिन यह स्थानीय समाधान नहीं है। इस लोन का इस्तेमाल विदेशी मुद्रा भंडार को स्थिर करने, लोन का भुगतान और आयात को नियंत्रण करने में किया जाएगा। लेकिन क्या यह दीर्घकालीन आर्थिक विकास को सुनिश्चित कर सकता है? अगर पाकिस्तान ने आंतरिक आर्थिक सुधारों पर ध्यान नहीं दिया तो विदेशी कर्ज की निर्भरता एक अस्थायी समस्या बन जाएगी। टैक्स वेक्स का बढ़ावा, निर्यात का बढ़ावा देना और भ्रष्टाचार को नियंत्रण करना ही पाकिस्तान के लिए अस्थायी समाधान होंगे। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया था। ईरान ने भी दोनों को इसका करारा जवाब दिया था। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक यह हमला इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी चीफ राफेल ग्रॉसी के बयान के बाद हुआ था। ग्रॉसी ने दावा किया था कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। अब ईरान की तरफ से ग्रॉसी को लेकर आक्रामक बयान सामने आया है। एक्स हैंडल डेली ईरान मिलिट्री ने दावा किया है कि ग्रॉसी इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। ग्रॉसी के खिलाफ जासूसी और ईरानियों की हत्या में मिलीभगत के लिए मुकदमा चलाया जाना चाहिए। ग्रॉसी को फांसी दे देनी चाहिए। दर्जनों दस्तावेज यह साबित करने के लिए वो जासूसी कर रहे थे। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक IAEA चीफ ग्रॉसी की रिपोर्ट के बाद इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया था। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद ग्रॉसी बयान से पलट गए थे। उन्होंने कहा था कि ईरान में कहीं भी परमाणु हथियार के सबूत नहीं मिले हैं। इस पर ईरान ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि अब बहुत देर हो चुकी है। इजराइल और अमेरिका के अटैक में ईरान के कई वैज्ञानिकों की मौत हुई थी। अब ईरान हमले में मारे गए वरिष्ठ सैन्य कमांडर और प्रमुख न्यूक्लियर साइंटिस्ट समेत 60 लोगों के सम्मान में शनिवार को तेहरान में एक अंत्येष्टि कार्यक्रम आयोजित किया है। यह मध्य तेहरान के एंगहेलाव क्रांति चौक पर आयोजित होगा। लगभग 11 किलोमीटर दूर आजादी स्क्वायर पर एक बड़े पैमाने पर अंतिम संस्कार यात्रा निकाली जाएगी, जहां आगे की रस्में होगी। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।